हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे ग्रेविटेशन से रिलेटेड टॉपिक पे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी केप्लर्स लॉ पे। केप्लर्स लॉ ने क्या डिस्क्राइब किया था, कौन से 3 लॉज दिए थे आपके। इस बार हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस टॉपिक पे हम जो करने वाले हैं, सबसे पहले जो टॉपिक करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इससे पहले हम कुछ टर्म्स क्लियर कर लेते हैं। बेसिकली कि टर्म्स सेंटर ऑफ मास क्या होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली जो हम सेंटर ऑफ मास किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि प्लैनेट्स में या कोई भी एक्सटेंडेड बॉडी है, उसका साइज, अगर एक्सटेंडेड बॉडी मतलब कि कोई भी सेंट्रल कोई सर्कुलर बॉडी नहीं है, कोई साइज है उस बॉडी का, अगर उस बॉडी का साइज है, एक्सटेंडेड बॉडी है, तो उस केस में उसका मास कहाँ लाई करेगा। उस केस में आप बोल सकते हैं कि उसका मास, सपोज वी कैन अज्यूम इट लाइक it is a kind of extended body, but I am assuming it's a kind of point particle। आप इसको point particle assume करिए कि point particle है ये, और इसमें जो motion है वो एक transitory motion है, means kind of irregular or oscillatory kind of motion is there। In a real extended case, means in a real extended body, what will be the motion? Motion can be, all the types of motion can be there, means rotation or any kind of motion can be possible in the real extended bodies। So if in case of extended body we are talking, तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि उसका मास कहाँ लाई करेगा, उसका मास लाई करेगा, सपोज अगर आप इसकी बात करें कि ये पॉइंट पार्टिकल है, तो मैं पॉइंट अज्यूम करती हूँ कि इसका मास कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिलेटिव में मूव कर रहे होंगे। सेम वे वो भी ऑब्जेक्ट्स, उसका भी कोई मास होगा जो एक पॉइंट पे लाई करेगा। तो आप बोल सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट बॉडीज विच हैव सम कॉमन पॉइंट where you can say all the masses are concentrated। So what I am saying कि center of mass is the point or the system of bodies, the point is there where all the masses were concentrated and all the external forces are also applied there। तो इस पे कोई ना कोई फोर्स भी exert कर रहा होगा, तो you can say this is the common center of mass for all the objects, all the bodies where you can say mass is concentrated। So this is the center of mass, I can say for the extended body। extended body के केस में ये है, but in case of you can say in case of equilibrium, अगर equilibrium की केस है तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, इसकी सेंटर ऑफ मास आपका क्या होगा। इक्विलिब्रियम के केस में वहां पे जो फोर्स है वो उस बॉडी के वेट की वजह से है, और अगर बॉडी के वेट से है तो जो वेट है वहां पे, तो हम वेट बोलते हैं कि वो किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं है, इट इज थ्रू आउट ऑल द बॉडी पार्ट। यू कैन से पूरी बॉडी पे वो एक्ट कर रहा है, तो आप उसको बोल सकते हो इट इज ऑल ओवर द एंटायर बॉडी। तो उस केस में आप क्या कैलकुलेट करोगे, उस केस में आप फोर्स निकालोगे in the form of torque which rotates the body, and due to that body weight, you can say the entire force of gravity due to the weight is called, or it is again concentrated at a point, that point is called the center of gravity। So if the value of g, you can say it remains constant, so in case of that, or you can say in case of the small body size and the dimension is small, so you can say the center of gravity is equal to the center of mass, कि center of gravity की जो वैल्यू होगी वो close to center of mass के होगी। तो you can say this is for the case of the equilibrium problem। For symmetrical bodies means you can divide into two symmetric shapes हैं जिनकी symmetry bodies हैं, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहीं ना कहीं उस बॉडी के ज्योमेट्रिकल शेप के सेंटर में ही लाई करेगी। सपोज यू कैन से इफ आई एम टेकिंग द सर्कुलर, तो यू कैन से इट इज lie in between the
center of circular. Same way, if it is in this form, so you can say it is lying in between of the center of the triangle. So this is due to the reason that while calculating the gravitational force between the two bodies, we consider the center, the distance between their center of gravity. So one note I have mentioned over here, that both if the center of the mass and the center of gravity, it may or may not lie inside the body. तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आपका बॉडी के सेंटर में ही लाई करेगा, तो इट मे और मे नॉट लाई इनसाइड द सेंटर ऑफ द बॉडी. सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द next topic, that is you can say what is the basic difference gravity and gravitation. Student, it is so simple. सिंपल कैसे है, आप ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल, हमने दो टर्म बहुत कॉमनली सुना है और अक्सर हम इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम इसको डिफाइन कैसे करें. इट्स सो सिंपल कि आपने इसको लर्न कैसे करना है. बहुत ही आसान से आप समझिए कि एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी है जिसका मास m1 है, एक और बॉडी है जिसका मास m2 है. ठीक है, जिसका मास m1 और m2 है, तो उनका जो मास है दैट इज ऑलमोस्ट इन द सेम ऑर्डर. जो उनका मासेस है वो दोनों का ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर में है. तो यू कैन से सपोज आई एम टेकिंग इट इज इन द रेंज ऑफ 5 to 10 kg in case of mass 1, you can say object of the mass 1, and same way again it is in the order of 5 to 10 kg, that means for the object m2. So you can say the attraction, the force of attraction in between the two objects having the mass m1 and m2 of object A and B, or you can say of body A and B, the kind of force, the force of attraction in between the two objects, two bodies having the mass in the same order, having the mass in the same order. एक order है, उनका mass जो है वो almost same है, same order में है. जो force of attraction होगा इन दोनों के बीच में, the kind of force is known as the gravitation. So student, this is very very clear कि gravitation क्या होता है. Basically gravitation is the force of attraction when the masses of the two objects are almost in the same order. So you can say the force, the kind of force acting over there, it's a gravitational force. Same way, what is gravity? आप इसको उल्टा बोल सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट लिया आपने जिसका मास m है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, you can say उसका मास m2 है, but they are not, the masses of the two objects are not in the same order. So you can say अगर इसका मास, एक ऑब्जेक्ट का मास कम है, दूसरे का मास जो है वो ज्यादा है उस ऑब्जेक्ट का, तो उस केस में the kind of force, the force of attraction between the two bodies, it's known as gravity. Kind of force between the two bodies is known as the gravity. So it is very clear. You can write, you can say the force of attraction between any two bodies in the universe having masses of same order, you can say the gravitation, this phenomena is known as force of gravitation. And you can say the force of attraction between the earth or with any other object or with any other body in the universe having mass of widely different order is known as gravity, and this phenomena is known as gravity, force of gravity. So this is gravity and gravitation. Next is the very important, you can say, universal law of gravitation. I hope you understand और you have listened this word कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या इसको हम न्यूटन्स लॉ भी कहते हैं ग्रेविटेशन का. जो आपको ये पिक्चर थोड़ी सी ब्लर्ड नजर आ रही है, उसमें यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है कि सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने पेड़ के नीचे बैठ के, हमने ये स्टोरी बचपन से सुनी है कि उन्होंने कुछ ऐसे फाइंड आउट किया था कि ये एप्पल नीचे ही क्यों आया, ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया. तो ऐसे ही इस लॉ की डिस्कवरी हुई थी और ऐसे ही इस लॉ को पोस्टुलेट किया था इन्होंने. जो लॉ में बताया गया था, बेसिकली इन्होंने क्या बोला
कि it's a kind of force where the force where the two, suppose I can say कि there are two objects having masses m1 and m2. दो ऑब्जेक्ट हैं, दो बॉडीज है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है. उस केस में आप क्या बोलेंगे? फर्स्ट ही स्टेटेड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. जो दो बॉडीज का मासेस है, यू कैन से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. पहला उन्होंने ये स्टेट किया था. सेकेंड उन्होंने बोला force is also, you can say, indirectly proportional, or you can say inversely proportional to the distance between the two objects or two bodies. So I can say force is directly proportional with the m1 into m2, and same way force is inversely proportional to the distance between the two objects. So I can say the force of attraction between the two objects or two bodies, or you can say between them, is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. So let us consider there are two objects having masses m1 and m2. So I can say हमने जो अभी बात की है, force is directly proportional to m1 and m2 and force is inversely proportional to the square of the distance between the two bodies. So I can write it like this कि force आपका directly proportional था m1 और m2 से, और inversely proportional था distance between the square of the two. So I can put in replace of the proportional, so I can say it is, you can say G I can write, that means capital G, that is the gravitational constant m1 into m2 upon r square, that means square of the distance between the two. So it is the relationship of the force and between the two bodies, where the force, the product of their masses, and the distance between the two bodies is कितना आपका वो force उस पे लग रहा है. So this was the gravitational law of constant, gravitational law of universal, ये बोल सकते हैं universal law of gravitation force, तो और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. एंड जी की, कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता है, कैपिटल जी की वैल्यू इट इज अराउंड 6.67 into 10 to the power minus 11, you can say Newton meter square or kg minus 2. So this is the, sorry, not minus 2, it is plus 2. So it is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. ग्रेविटेशन कांस्टेंट को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं. समटाइम द क्वेश्चन में आस्क फ्रॉम दिस आल्सो कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट का दूसरा नाम बताइए, तो यू कैन आंसर इट. कुछ साइंटिस्ट ने जी की वैल्यू अलग अलग टाइम पे कुछ दी थी, तो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पार्ट, दिस इज फॉर जस्ट इंफॉर्मेशन आई कैन शेयर विद यू कि कौन कौन से जी की वैल्यू हेनरी केवेंडिश ने 1700 में क्या बोला था, 1875 में सर सीवीबी बॉयल ने क्या बोला था. तो दिस वर द वैल्यू इन द सीजीएस यूनिट. सो नेक्स्ट आई कैन से हाउ यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जी. अब जी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे या जी की यूनिट कैसे निकालेंगे? तो आई कैन से एफ इज, हमने अभी निकाला है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, तो इसमें हमने क्या बोला था, एफ इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू masses, product of their masses, upon में distance inversely proportional to the square of the distance between the two. So if I'll, अगर मुझे g की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो I can do in this manner, f r square upon m1 into m2 मैं लिख सकती हूँ यहाँ से. So if I'll take the constant of all, so I can say force is acting on the body is 1 Newton meter square. So it is, you can say, what masses I am taking, it is, you can say 1 kg, distance is 1 meter square. So I put at the all the value, so you will find that g is equal to the f.
and force, we know force is a scalar quantity, so you can say gravitational constant is a scalar quantity. Again the question may ask from this point कि gravitational constant आपकी कौन सी वैल्यू है, कौन सी क्वांटिटी है, so you can say it's a scalar one. So this was the gravitational constant quantity. Same way how you will find out the unit of this gravitational constant, अभी हमने निकाला है ये. अगर आप यूनिट डालते हैं फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर. अगर आप डिस्टेंस की डालते हैं इट इज मीटर स्क्वायर. सो फोर्स की न्यूटन मीटर स्क्वायर और आप मासेस इज इक्वल्स टू केजी, तो आप बोल सकते हैं इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, हम ये लिख सकते हैं. और जी की वैल्यू हमें पता है, ये हमने कैलकुलेट की है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. और 1 न्यूटन की हमें वैल्यू पता है इज इक्वल टू 1 केजी मीटर इनवर्स स्क्वायर. सो यू कैन राइट इट इज केजी मीटर पर स्क्वायर into meter square per kg square. So you will get it the value of gravitational G, that is inverse of kg cube of meter and inverse of second, meter per second. So this is the unit. Sometime the question may ask in this form also कि how you will, what is the unit of capital G, that is gravitation. So you can कैलकुलेट इट. और सिंपल आपने करना क्या है, सिर्फ आप यहाँ से कि आपके पास यूनिट जो है जी की यूनिट ऑफ फोर्स आप डालेंगे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है. सेम वे आप अपना मास की वैल्यू, मास की यूनिट डालेंगे तो यू विल गेट द यूनिट ऑफ जी. नेक्स्ट वी विल अगेन, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम द डायमेंशन फॉर्म, the question may ask in the dimension form that how you will calculate the dimension. So you can remember directly as well, or you can calculate it again with that formula कि dimension, force की dimension क्या है, radius की dimension क्या है, in terms of हम जो बात करते हैं mass, length और time. तो मीटर जो आप बोलते हैं उसके टर्म में भी MLT की फॉर्म में डायमेंशन भी निकाल सकते हैं. तो मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में अगर हमने यूनिट फोर्स की देखेंगे, फोर्स की डायमेंशन क्या है, इट इज MLT माइनस 2 इनवर्स ऑफ टाइम, एंड इट इज लेंथ का स्क्वायर, मास का स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्क्वायर. सो यू विल गेट द डायमेंशन ऑफ द कैपिटल G, दैट मीन्स इनवर्स ऑफ मास एंड क्यूब ऑफ लेंथ, and this is inverse of square of time. So this is up to the universal law of gravitation. I hope you will get this point. And one more students, in before that I discussed about the Kepler's law. उसमें एक point रह गया था मेरा कि जिसमें हमने ये बात की थी कि आपका जो Kepler's का थर्ड लॉ था, Kepler's का थर्ड लॉ हमने बात की थी, it is square the period of revolution or time taken by the planets, that is if you double the time, अगर टाइम डबल करते हैं तो वो किसके, क्यूब के रेडियस के ट्रिपल टाइम्स होगा. तो हमने जो वहां पे क्यूब रूट एक मैंने मेंशन किया था, दैट इज नॉट अ क्यूब रूट, इट इज क्यूब ऑफ रेडियस, सो क्यूब ऑफ डिस्टेंस. सो अगर आप टाइम को डबल करते हैं तो इट इज इक्वल टू द cube of the radius. So this was the little mistake I mentioned over here. So this was the universal gravitational law. Up to this हमने ये बात की है कि आपका जो gravitational law है वो कैसे है, किसने डिस्कवर किया था और क्या इसके बेसिक पॉइंट्स थे. नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे, तो आप प्लीज देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको वीडियो समझ आई है, अगर कोई भी इशू, क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए. थैंक यू सो मच.